हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर जो फार्मूला है उसके कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा सा थ्योरी अगर समझा दें तो वो बेटर होगा हम लोगों के लिए। तो मैं उन बच्चों के रिक्वेस्ट को की वजह से थोड़ा सा इसके थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर 16 है ना, आप देखेंगे ये चैप्टर 16 में चैप्टर का नाम क्या है हमारा, फार्मूले। फार्मूले इज द प्लूरल ऑफ फार्मूला, है ना। पहली बात तो ये है। अब फार्मूला है क्या, सिंपल सी बात अगर करें, एक एग्जांपल लें। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है। ये जो ऑपोजिट साइड्स है, एक का नाम हमने L रखा, दैट इज लेंथ, और दूसरा का नाम क्या रखा, ब्रेथ। ये जो चारों तरफ का लेंथ है, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल। इसको अगर हम P से सूचित करें, P इसका सिंबल दें, तो L और L कितना हो गया बताइए, 2 बार लेंथ, B और B 2 बार ब्रेथ, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2, दैट इज 2 इंटू L प्लस B। इस को ही हम फार्मूला कहते हैं। फार्मूले में क्या हो गया, देखिए फार्मूले क्या, कोई एक का फार्मूला होता है, दैट इज P जो पेरीमीटर है वो लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू अगर आप बदलते जाएंगे तो पेरीमीटर का वैल्यू बदलते जाएगा। और ये जो पेरीमीटर, जो P हम सिंबल दिए हैं पेरीमीटर के लिए, ये अकेले हैं। बच्चों को लगता है ये अकेले दोनों तरफ हो सकता है, बट ये अच्छा नहीं लगता। 2 इंटू L प्लस बी बराबर P, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये P को आप लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप लेफ्ट में लिखें। अब P के साथ मल्टीप्लाइड कितना है, P अकेले है, दैट इज P इंटू 1 है। तो जब लेफ्ट में कोई अकेले बच जाए, दैट मीन्स उसका कोएफिशिएंट 1 हो, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, दैट दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, ये जो L है और B है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। और ये 2 हमारा एक कांस्टेंट है। तो अगर वेरिएबल्स की बात करें, कौन कौन होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स। दैट इज इस फार्मूले में जो हमारे पास वेरिएबल है वो कौन है, लेंथ है, ब्रेथ है और एरिया है। कौन कौन है बताइए, लेंथ, ब्रेथ और एरिया। आई थिंक आपको बात समझ आई। जैसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर A इसका सिंबल ले लें तो लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके वेरिएबल्स कौन कौन हुए, L, B और A। तो जो L, B और A है, जहां पे A क्या हो गया, सब्जेक्ट, और L और B क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि A के साथ 1 मल्टीप्लाइड है। क्लियर है। तो ये सिंपल सी बात है, इससे और सिंपल क्या ही बात होगी। क्लियर है। तो फार्मूला इज एन इक्वेशन बेस्ड ऑन रूल, कंसेप्ट और प्रिंसिपल एंड इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम्स। दैट इज लेंथ और ब्रेथ अगर गिवन होगा तो पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट किसके बराबर हुआ, एरिया के बराबर। अगर हम ब्रेथ निकालें तो क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह लेंथ निकालें तो एरिया ब्रेथ नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये जो आप चेंज करते हैं किसको, सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट B हो गया, यहाँ सब्जेक्ट L हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो चेंज करते हैं, वैसे कुछ भी करें, जैसे मैं लिखूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे x प्लस 5, यहाँ पे 5 घटा दूँ तो इधर भी 5 घटाना पड़ेगा। दैट इज ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या, 6 माइनस 5, या सिंपल समझा, प्लस 5 उस पार जाके माइनस 5 हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोजिशन। पोजीशन जब आप चेंज करते हैं, इस पार उस पार करते हैं, तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, इंटू डिवाइड में, डिवाइड इंटू में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोजिशन। ठीक है। ये जो आप B और L का फार्मूला निकाले, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी फार्मूले। क्या बोलते हैं बोलिए, ऑक्सिलरी या डिराइव्ड फार्मूले। तो ये बात समझ गए। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड है। और जो ओरिजिनल फार्मूला था, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स आपके आए थे, जितने सारे ऑब्जेक्ट्स, उनके फिर फार्मूले अगर आप बनाएं जो सब्जेक्ट बना के, है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सिलरी फार्मूले। मतलब अगर सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं फार्मूला का,
है ना, तो उसको बोलते हैं जो फार्मूले आपके पास है वो ऑक्सिलरी फार्मूले। मतलब एक तो मेन फार्मूला हुआ और दो ऑक्सिलरी फार्मूले हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं ऑब्जेक्ट्स में। क्लियर है? तो जितने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने सारे ऑक्सिलरी फार्मूले होंगे, या जितने सारे वेरिएबल्स होंगे उतने सारे फार्मूले होंगे टोटल, क्योंकि एक तो पहले से ही एक फार्मूला है। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ये छोटी सी बात थी, मैंने डिस्कस कर दी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। जो हमारे पास फार्मूला है उसमें इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है, जो कि आप देख ही रहे। जैसे मैं बात करूँ सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला, है ना, सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला मैंने बता भी दिया। फार्मूले में जो सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड में रिकमेंड किया जाता है लिखना, आप राइट में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है कि आप लेफ्ट में लिखें, और इसका कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे एक फार्मूला है a इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। ये एक्चुअली क्या है, किसका फार्मूला है? दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए क्या है हमारा? सब्जेक्ट, है ना, ए क्या है हमारा? सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ए मतलब क्या? ए इंटू 1, और लेफ्ट साइड में 1 इसका कोफिशिएंट है, हाफ कांस्टेंट है, बी और एच क्या है? वेरिएबल्स हैं या आपके ऑब्जेक्ट्स। उसी तरह से एक फार्मूला आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v जानते होंगे आप फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। तो ये जो v अकेले है इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन है? u, a और t। ओके, तो ये सब्जेक्ट की बात होगी। सब्जेक्ट कौन होता है? जो लेफ्ट साइड में अकेले होता है, या आप कहें कि जो जिनका कोफिशिएंट 1 होता है वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने? u, a और t। सब्जेक्ट क्या होगा? एक होगा। ऑब्जेक्ट्स एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे 2 पाई r। c क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, और r क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ही ऑक्सिलरी फार्मूला निकल के आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ऑक्सिलरी फार्मूला कितने सारे होंगे? दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जितने सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने सारे आपके क्या होंगे? समझ गए? हाँ, मैं तो ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल किया, देख लीजिएगा आपकी किताब में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का चेंज कैसे किया जाए, है ना। देखिए बात क्या है, जैसे एक फार्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का, क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर। जानते हैं ना, सर्कल का रेडियस r है, इस पूरे का एरिया निकालना है तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया a दैट इज सब्जेक्ट है, पाई तो एक कांस्टेंट है, इरेशनल नंबर है, और r रेडियस है ना, और a एरिया है। सब्जेक्ट तो है लेकिन क्या है ये? एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम ऐसी बात करें कि पाई आर स्क्वायर लिखें इस पार, a इस पार, तो चलेगा? अरे पाई आर स्क्वायर ही तो a के बराबर है, दैट इज लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर a, पाई मल्टीप्लाइड है, पाई डिवाइड हो गया। यहाँ पावर 2 है, वहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे हम बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? मान लो 9 लिखा, तो आप क्या लिखेंगे? x बराबर 3, 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों होगा, तो x बराबर कितना होगा? 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। समझ रहे हैं? माइनस को भी इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो बात यह है कि स्क्वायर है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, दैट इज रेडियस हो जाएगा a बाई पाई स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब पावर हाफ। ठीक है, तो सब्जेक्ट चेंज करने का ये तरीका है, कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, कैलकुलेशन तो नहीं, प्रोसीड करेंगे, आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ ऑक्सिलरी फार्मूला। ठीक है, इसमें एक ही ऑक्सिलरी फार्मूला होगा क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट वर्ड मैंने कहीं पढ़ा है बट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन आप जो जाने, जो सब्जेक्ट के अलावा जो वेरिएबल्स हैं उनके फार्मूला को बनाना है, उनको सब्जेक्ट बना देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी फार्मूला का बनाना। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, काफ़ी आसान। इवेल्युएशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला, सिंपल सी बात है। जैसे a बराबर पाई आर स्क्वायर है, अगर पाई का वैल्यू मैं अप्रॉक्सीमेटली 22/7 मान लूँ, है ना, और रेडियस आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो आप एरिया निकाल सकते हैं ना। एरिया क्या होगा? पाई 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, तो जो 154 सेंटीमीटर से क्या हो? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला। तो सब्जेक्ट निकल गया हमारा। सब्जेक्ट का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब ऑब्जेक्ट या जो वेरिएबल्स गिवन है राइट साइड में उसका वैल्यू गिवन हो। उसका वैल्यू अगर गिवन होगा
तो उसके रिस्पेक्ट में एरिया का आंसर आ गया। उसी तरह कुछ और भी फॉर्मूला बन सकता है ना। समझ गए। नेक्स्ट बोला है कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट, है ना, इन अ फार्मूला। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट, फॉर्मूले में सब्जेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि इसको हमेशा आप लेफ्ट साइड में लिखें, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में लिखें, और इसका जो कोफिशिएंट होगा, एक तो बात हो गई लेफ्ट साइड में लिखें, कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा, ये सब आप खुद लिख सकते हैं, है ना। जैसे बोला अभी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2 × L+B, जहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P किधर है, लेफ्ट साइड में, और P के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो 1 इसका कोफिशिएंट है। क्लियर है। इन चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला ऑल द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन सिंपल इक्वेशंस आर यूज्ड। सिंपल जब भी आपको चेंज करना है तो आप सिंपली जैसे आप प्रोसीड करते हैं, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नो वरीज। जैसे एक एग्जांपल है P बराबर 2 × L+B, काफ़ी आसान है, 2 × L+B, और गिवन है L बराबर 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर कैसे होगा, 2 × L कितना 5 + 3, 5 और 3 8 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 8, तो आंसर क्या हुआ 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रिजल्ट आएगा, तो आंसर हुआ 16 सेंटीमीटर। तो काफ़ी आसान बात है। आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में, इस थ्योरी में कुछ रखा है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको जो बात समझ नहीं आ रही है वो अच्छे से समझ आ जाए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 16.1 ये कह रहा है राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड A यूनिट्स। तो सिंपल सी बात कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल्स बराबर होते हैं और चारों साइड्स बराबर। ये A है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होगा A + A + A + A, A + A + A + A। तो A कितनी बार है, 4 बार, तो सिंपल 4A, ये इसका फॉर्मूला बन गया। इजी है या नहीं आप खुद बताइए। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, है ना। 16.1 हो गया। 16.2 क्या बोल रहा है, 16.2 कह रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सर्कमफ्रेंस S ऑफ अ सर्कल। S निकालना है किसका, सर्कल का, है ना। रेडियस R होता है और क्या होता है आपको पता है 2πr इसका फॉर्मूला होता है। S बराबर 2πr, R को सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज 2πr बराबर हम लिख सकते हैं S, है ना। तो R बराबर S, 2π मल्टीप्लाइड है, 2π डिवाइड हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि R निकालना है ना, जब S का वैल्यू कितना हो 154 सेंटीमीटर हो। तो अब बताइए R निकल जाएगा, S कितना है 154/2, पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है, एग्जैक्टली नहीं, बाद में समझेंगे आप, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है ना। तो ये होगा 2 7 14, 2 7 14, तो क्या होगा 77 × 7/22, 11 दूना 22, 11 7 77, 7 49/2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, कितना 24.5 आई थिंक सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको मिटा दे रहे, 16.2 हो गया। 16.3 क्या कह रहा है, 16.3 कह रहा है इन द फॉर्मूला Tn बराबर, है ना, Tn बराबर A + n - 1 × D, मेक n एज सब्जेक्ट। n को क्या बनाना है, n को बनाना है सब्जेक्ट। तो ये है एक्चुअली nth टर्म ऑफ AP, बाद में जानेंगे आप। nth टर्म ऑफ AP, AP क्या है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई ऐसा सीरीज हो जिनके डिफरेंसेस सेम हो, जैसे बोलूँ 5 7 9 11, देखिए 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये nth टर्म है, जैसे यहाँ 3rd टर्म 4th टर्म, ये फार्मूला है। A फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और D क्या है, डिफरेंस। D क्या है, डिफरेंस, समझेंगे बाद में। आपको बस इतना सोचना है कि कोई फार्मूला है, इससे आपको n को सब्जेक्ट बनाना है। तो सिंपल, तो Tn
बराबर क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n वाला को हम इस पार कर लेते हैं, दैट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टी एन, दैट इज n माइनस वन इंटू डी, ये a प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, तो टी एन माइनस ए, सिंपल। तो n माइनस वन बराबर क्या होगा, टी एन माइनस ए, ये d डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस वन उस पार जाएगा क्या हो जाएगा प्लस वन, दैट इज टी एन माइनस ए बाई डी प्लस वन। तो n का फॉर्मूला क्या बन गया, टी एन माइनस ए बाई डी प्लस वन। ओके, और तो कुछ भी नहीं है। दूसरे में बोला है उसी क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n क्या होगा, और जो nth टर्म है वो गिवन है 92 और a का वैल्यू है 1, d का वैल्यू 13। तो 1 से शुरू हुआ, 13 आगे बढ़ेगा, 1 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 13, जोड़ते जोड़ते आप 92 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू मांगा है, तो n कितना हो जाएगा, टी एन माइनस ए दैट इज 92 माइनस ए कितना है हमारा 1, और नीचे d दैट इज 13 प्लस 1 क्या होगा 91 बाई 13, तो 13 7 91 प्लस 1 7 प्लस 1 कितना 8। तो आठवां टर्म कितना आएगा 92 आएगा। एक आप खुद देख लीजिए, 1 से शुरू हुआ, 1 के बाद 13 और आगे जाएंगे तो 14, 14 में 13 और जोड़ेंगे तो 17 27 आई थिंक, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आठवां टर्म आपका क्या आ जाएगा 92। वैसे इतना आपको नहीं समझना है, जैसा क्वेश्चन बोला है उसको मैंने बस सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको बस फार्मूला का सब्जेक्ट चेंज करना, पुट करके रिजल्ट निकालना, ये आना चाहिए जो मैंने बताने की कोशिश करी। ओके, चलिए 16.3 भी हो गया। 16.4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि z बराबर 4x माइनस 5y बटे 5x माइनस 4y। सवाल में कह रहा है कि आप x को सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये z इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इंटू 5x माइनस 4y बराबर 4x माइनस 5y। तो ये हो जाएगा z 5 इंटू जेड एक्स माइनस 4zy बराबर 4x माइनस 5y। x वाला एक तरफ कर लेते हैं, 5zx, ये 4x इस पार आएगा तो माइनस 4x, ये माइनस 4zy इस पार जाएगा तो 4zy माइनस 5y, तो इसी पार। तो x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 5z माइनस 4 बराबर y कॉमन ले सकते हैं आप 4z माइनस 5। तो यहाँ से x निकल के आ गया y इंटू 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5z माइनस 4। ठीक है, तो x कितना आ गया y इंटू 4z माइनस 5 बाई 5z माइनस 4। तो x y और z के रिस्पेक्ट में आ गया, और क्वेश्चन यही कह रहा था कि आप करें, कोई बात नहीं, इजी था। 16.5 ये क्या कह रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है p प्लस क्यू बाई आर प्लस एस। अब समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, t प्लस यू बाई v प्लस डब्ल्यू, v के रिस्पेक्ट में सबको लिखना है ना, v को लिखना है p q r s और w के रिस्पेक्ट में, तो p को सब्जेक्ट बनाना है v को। तो क्या करेंगे, ये p प्लस क्यू किससे मल्टीप्लाई होगा v प्लस w से, ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह t प्लस यू किससे मल्टीप्लाई होगा r प्लस s से, ये दोनों। ठीक है, हमको v को सब्जेक्ट बनाना है, तो v इंटू क्या होगा p प्लस क्यू प्लस w इंटू p प्लस क्यू बराबर क्या होगा t प्लस यू इंटू आर प्लस एस। इसको शायद चेंज करने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि v ही चाहिए हमको, v इंटू पी प्लस क्यू, तो t प्लस यू इंटू आर प्लस एस, ये उस पार जाएगा माइनस w इंटू पी प्लस क्यू। हमें v चाहिए तो t प्लस यू इंटू आर प्लस एस माइनस w इंटू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ये पूरा नीचे आ गया p प्लस क्यू, और v टी यू आर एस के रिस्पेक्ट में आ गया, टी यू आर एस पी क्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये तो चाहिए था v इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस एंड w, टी यू भी आएगा, वैसे कैसे ये बोला नहीं हो आएगा, है ना। तो t प्लस यू इंटू आर प्लस है माइनस बी प्लस क्यू इंटू डब्ल्यू बाई, सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर फ्रेमिंग ऑफ फार्मूला होगा, उसको भी साथ में हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, 16.6 क्या कह रहा है, इन द फार्मूला s बराबर n बाई 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स है, जो मैंने AP बताया आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसके टोटल जितने सारे वैल्यूज हैं सबका सम है ना। वैसे एक फार्मूला है, बस इतना जाने आप, बाद में आप जान ही लेंगे। ए को सब्जेक्ट बनाना है, ए को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, इस पूरे को इस पार लेके आ सकते हैं, यहाँ से शुरू करते थे काम। 2 नीचे है, ऊपर चला गया, 2s n ऊपर है, नीचे आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, सब इस पार लेकर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 2s बाई n, इस पार उस पार कर दिए, ठीक है। तो 2a बराबर 2s बाई n, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे काम करें, 2s बाई n माइनस n माइनस 1 इंटू डी, नीचे डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो a हो जाएगा s बाई n, और यहाँ पे भी 2 नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। ए सब्जेक्ट बन गया s बाई n माइनस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2। क्लियर है। तो ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई। अब फार्मूले को फ्रेम करना सीखना है, उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को डिस्कस कर लेंगे और हमारी कहानी हो जाएगी ख़त्म। फार्मूले के फ्रेमिंग करने का मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, सिंपल। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्रेमिंग ऑफ फार्मूला। तो इसमें भी हम लोग अलग से कुछ थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही थ्योरी, मैंने इसीलिए अलग से थ्योरी कराया नहीं था। तो फ्रेमिंग ऑफ फार्मूला, हाउ टू फ्रेम अ फार्मूला, जैसे अ फार्मूला कैन बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन द गिवन वेरिएबल सब्जेक्ट टू अ सर्टेन गिवन कंडीशंस और कंडीशंस। We know that the area is equal to the product of its length and breadth। अगर मैं बोलूं कि area is the product of length and breadth, तो आप क्या लिखें, एरिया को a मान लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ तो l इंटू बी, खत्म। सिंपल। देखिए 16.7 एग्जाम्पल में बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द स्टेटमेंट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज, तो c इज, सर्कमफ्रेंस सर्कल इज, c इज मतलब इक्वल टू, है ना, पाई टाइम्स मतलब पाई इंटू, पाई टाइम्स मतलब पाई इंटू डायमीटर, तो डायमीटर के लिए डी इस्तेमाल किए, तो c बराबर क्या हो गया, पाई डी, खत्म। डी होता है ना 2r, तो 2 पाई आर ही तो होता है फार्मूला, लेकिन ये लिखना था आपको इस तरह से, सिंपल है ना। तो फ्रेमिंग ऑफ फार्मूला का मतलब ये है कि जो आपको लैंग्वेज में गिवन है उसको आपको बस मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, या मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, जो फार्मूला है उसमें लिखना है, ठीक है, काफ़ी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस और बचे, है ना। 16.8 इसमें कह रहा है कि अ स्टीमर कैन कवर k किलोमीटर बाय कंज्यूमिंग L लीटर्स ऑफ डीजल। L लीटर का इस्तेमाल करेगा, है ना, यहां बना देते हैं, ठीक है, डीजल, डिस्टेंस और डीजल। तो डिस्टेंस कितना, k किलोमीटर्स, और डीजल L लीटर्स, और बोला है राइट द फॉर्मूला फॉर अ डिस्टेंस d, है ना, इन किलोमीटर है, कवर्ड बाय द स्टीमर विच यूजेस m लीटर्स ऑफ डीजल। आप खुद बताएं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज़्यादा डीजल कंज्यूम होगा। बात समझ आ रही है। और ये प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये जो दोनों का रेशियो होता है, k और l का रेशियो d और m के रेशियो के बराबर होगा, दैट इज k और l का रेशियो किसके बराबर होगा, d और m के रेशियो के बराबर। समझ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो d है वो m का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डीजल खर्च होगा, ये डीजल है और ये डिस्टेंस है, तो जितना ज़्यादा डीजल उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज़्यादा डीजल कंज्यूम होगा। तो डीजल का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। तो k और l का रेशियो किसके बराबर है, d और m के बराबर, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। डीजल का अमाउंट डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है d का फॉर्मूला। तो d बाई एम बराबर क्या कर दिया, k बाई एल, तो d बराबर m नीचे उधर चला गया, तो m k बाई एल, ठीक है, खत्म। 16.9 तो जब क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो रेशियोज कांस्टेंट होगा। यहाँ बोला इफ m1 मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन d1 days एंड m2 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन d2 days, देन राइट अ फॉर्मूला रिलेटिंग देम। गिवन दैट द नंबर ऑफ मेन वर्क, नंबर ऑफ मेन को यहाँ m लिखा है ना, इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, m और d का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब m और
1/d का रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये d ऊपर जाए, md कांस्टेंट हो गया। मतलब ये है कि m1 इंटू d1 बराबर क्या होगा, m2 इंटू d2। तो जब प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो एक बढ़ता है दूसरा घटता है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने कम समय में काम कंप्लीट होगा। तो यही रिलेशन निकालना है, किसी का फॉर्मूला निकाल तो नहीं, ऐसे रिलेशन बन गया बस, है ना। 16.10 में आते हैं, ये बोला द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ n ईयर्स एट r% per annum on a sum of rupees p is denoted by s, it is equal to the product of, जो सिंपल इंटरेस्ट उसको s लिखा है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1/100 p n एंड r। सवाल में बोला तो ये सबका प्रोडक्ट हो गया, s बराबर क्या हो गया, p n r/100, यही है। तो p को ही लिखना है, p लिखना है तो p निकल जाएगा, तो p n r/100 बराबर कितना हो गया, s, तो p निकालना है, तो 100 उधर चला गया तो 100s, और nr मल्टीप्लाइड तो नीचे आ गया, ख़त्म। तो p बराबर 100s/nr। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक, हाँ ख़त्म हो गया। तो थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है बहुत कम समय में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, है ना। मुझे नहीं लगता है कि और एक फार्मूले में कुछ करने की ज़रूरत है थ्योरी से रिलेटेड, और अगर आपको चाहिए किसी चैप्टर का सॉल्यूशन या किसी चैप्टर का थ्योरी, तो मुझे ज़रूर आप लिखें, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।